है। जैसा कि भिंड मुरैना से ही सेना में युवा जाते थे और आज जो कि सेना की नौकरी एकदम से खत्म कर दी गई है, जो 4 साल की कर दी गई है, इसे लेकर क्या आपके मन में पीड़ा नहीं है? देखिए, जो अग्निवीर योजना है, ये मोदी जी ने किसी भी नौजवान को ऐसा जवाब दिया है कि वो भूल जाएगा कभी कि हम भी नौजवान थे, और इससे गलत संदेश भी जा रहा है। 4 वर्ष वो बंदूक चलाना तो सिखा देंगे, बंदूक चलाने के बाद वो छोड़ देंगे। तो जब भूखा आदमी बंदूक चलाना जानता है तो क्या करेगा? नमस्कार, ममता बघेल आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया जी, जिन्हें की लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भिंड से संध्या राय के सामने उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है बरैया जी आपका एसीपी 24 न्यूज में। धन्यवाद। बरैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि बीजेपी पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ी पार्टी है और संध्या राय को आपके सामने उतारा गया है, क्या आप ऐसी स्थिति में उन्हें चुनाव हरा पाएंगे? पहली बात तो ये है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को काफी समय और लगेगा बड़ी पार्टी बनने के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत की अंतिम सीमा तक है, बीजेपी अपना कार्यकर्ता वहां कभी खड़ा नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं है। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट का वजन क्या है, वो कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लड़ते हैं चुनाव, तो उनके चुनाव लड़ने में मेरे से अगर चुनाव उनका होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में मुझे ये ज्ञान है कि ये झूठ कितना परोसते हैं, क्योंकि ये झूठ के बादशाह बन चुके हैं। और अब ये पब्लिक में धीरे धीरे ये बात पहुंचने लगी है कि मोदी जी से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता इनका 24 घंटे झूठ बोलता है। तो अब उनके बारे में ये हो गया है कि अब इनको धीरे धीरे हटाया जाए। जैसे कि विधायक जी आपने झूठ की बात कही, तो ये तो दोनों पार्टियों में देखने को मिलता है कि भिंड में पूरे देश की बात कर ली जाए, सरकार आती है जाती है, और भिंड के साथ भी ऐसा ही है कि नेता आते हैं जाते हैं, वादे कई होते हैं, परंतु आज तक भिंड की विकास के तौर पर देखी जाए तो सूरत बदली नहीं है। यदि आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या आपके कार्यकाल में यहाँ की सूरत बदलेगी विकास के क्षेत्र में, या यही रहेगा? भिंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं देखता हूँ तो एक तो वहाँ शिक्षा का कोई सेंटर नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा गांव से पढ़ने के लिए जब आता है तो भिंड नहीं जाता, वो ग्वालियर आता है या फिर वो कोटा भेज देते हैं, लेकिन भिंड में शिक्षा से नाता कम है। दूसरा ये है कि वहाँ विकास के नाम पर जैसे एक मेडिकल कॉलेज बनना है, जरूरत है, तो लोगों में खींचतान इस प्रकार की बन जाती है, नहीं मेरे क्षेत्र में आ जाए, ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर इधर हो जाए, 2 किलोमीटर इधर हो जाए, मेरे क्षेत्र का नाम हो जाए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम दिल्ली को लेकर के चले जाते हैं, तो क्या हम 2 किलोमीटर लेके नहीं जा सकते? ये समझाने वाला ही नहीं है कोई व्यक्ति वहाँ पर, तो वो पड़ा हुआ है। विधायक जी, जैसा कि इस क्षेत्र में देखा गया है जातिवाद बहुत ज्यादा सक्रिय है और आज कहीं ना कहीं विकास की कगार पर नहीं पहुंचा है, विकास की श्रेणी में नहीं शामिल हुआ। इसका यही है कि यहाँ जातिवाद बहुत सक्रिय है। यहाँ अपने अपने नेताओं को इसीलिए जिताने में यहाँ के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमारा नेता होगा तो हमारी बात सुनेगा। क्या आपके कार्यकाल में जातिवाद सक्रिय होगा? मुझे लगता है पहली बार जो चुनाव होने जा रहा है ये जातिवाद से हट करके, इस चुनाव में पहला ऐसा कोई उम्मीदवार होगा जिसको सारी जातियों के वोट हृदय से मिलने जा रहे हैं। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, जाति नहीं है जो मुझे प्रेम से वोट न दे रही। आपने जैसा कि जातिवाद की बात की कि लोग आपको वोट प्रेम से दे रहे हैं, आप ऐसे वहाँ की जनता से मिले हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ऐसा लगता है कि जनता आपको चुनेगी? हाँ, ये सत्य है कि वहाँ पर विकास के नाम पर अभी भिंड को काफी दूर रखा गया है, और जहाँ विकास नहीं होता वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है बिगड़ती वही है जब विकास नहीं होता। तो एक तो वहाँ सबसे बड़ा जो विकास का जो मुद्दा है कि वहाँ पर इटावा से जो ग्वालियर की रोड है अभी भी सिंगल लाइन है, जिसपे इतना ट्रैफिक है
उस पर डेली के लोग मरते हैं। वो रोड को मैं कोशिश करूंगा आवाज उठाने की, अगर हमारी जैसे अभी चल रही है कि इंडिया गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, मैं वहां पर 4 लाइन नहीं 6 लाइन के लिए लड़ाई लड़ूंगा और 6 लाइन में करवाऊंगा। शिक्षा का सेंटर में करवाऊंगा जो मेरा रुचि का काम है। मेडिकल कॉलेज है उसको भी मैं वहां पर बनवाऊंगा। और वहाँ जो विकास के लिए अभी भी आगरा से लेके इधर उन्नाव तक के लिए इस तरह से कोई रोड निकल रही है, ये चारों तरफ की वो सारे कामों के लिए मैं लगूंगा। जब विकास का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ना वहाँ पर कोई बदमाशी रहेगी, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ना ही जातिवाद उतना रहेगा। क्योंकि जब विकास होता है तो लोगों को बिजनेस मिलते हैं, काम मिलता है, और जिसको काम मिलता है वो उसे फुर्सत ही नहीं है जातिवाद करने की। जैसा कि विधायक जी आपके भिंड क्षेत्र में मैं युवाओं से मिली, युवाओं का आपकी तरफ जो रुझान देखा, उनका एक कहना था कि यदि लोकतंत्र बचाना है तो बरैया जी को लाना है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य है कि इस देश को बनाने में, भारत को बनाने में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये भारत बन पाया है। ये भारत नहीं था पहले। तो भारत एक देश है, अभी भी हम नेशन की परिभाषा नहीं कर सकते, लेकिन देश है हमारा। और भारत को बनाने में जिन लोगों की कुर्बानी लगी है उसमें बीजेपी शामिल नहीं है। बीजेपी, अगर बीजेपी के लोगों का भी लहू बहा होता ना तो लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को मिटाने की बात वो नहीं करते। ये आदमी कर सकता है जो निर्दयी हो। तो इन्हें मालूम है कि भारत में हमारा खून बहा नहीं है, कुर्बानी हमने दी नहीं है, इसलिए वो इसको मिटाने की बार बार कोशिश करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे उनके सांसद ने अभी कहा कि हम 400 पार क्यों चाहते हैं, किसी ने सवाल कर दिया होगा 400 पार क्यों कर रहे हैं, कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं जिससे हम संविधान को तत्काल हटा सकें। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये व्यक्ति संविधान के खिलाफ या देश के खिलाफ बोल रहा है, इसको जेल में डाल देना चाहिए। जिन लोगों ने इस देश के लिए अच्छे काम किए, उनके पुरखों ने बढ़िया काम किए हैं, कुर्बानी दी है, उनके बच्चों को तो तुम जेल में डाल रहे हैं। और जो वास्तव में बदमाशी कर रहे हैं, संविधान को बदलने आए, खत्म करने आए, लोकतंत्र नहीं रहने देंगे, फलाना नहीं करेंगे, ये सारी चर्चा कर रहे हैं। आपने विधायक जी बच्चों की बात की, आप मानते हैं कि बीजेपी के राज्य में युवा वर्ग कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं परेशान है? देखिए, युवा वर्ग पीड़ित नहीं है, युवा वर्ग को मोदी, मैं सर इसलिए मैंने आपसे कहा कि पीड़ित, क्योंकि एक मेहनत के बाद उन्हें उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, पटवारी घोटाले ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे? मैं वो आप समझ नहीं पाई सवाल क्या है। सवाल का उत्तर दे रहा था, युवा वर्ग पीड़ित नहीं है, युवा वर्ग को मोदी सरकार ने कचरे में डाल दिया है, खत्म कर दिया है। युवाओं का अब नाम निशान, अब युवा नाम से अभी युवा चलेगा जब इनकी नौकरियां टोटल खत्म कर दी। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर दी। इस सरकार को ज्ञान है, ऐसा नहीं है ज्ञान ना हो, कि आज का जनसंख्या घनत्व क्या कह रहा है। आज व्यक्ति के पास भारत में 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जमीन बची, 10 बीघा, 25 बीघा तो बहुत अच्छे आदमी के पास है। नौकरियां उधर खत्म हो गई, जमीन इधर खत्म हो गई, और किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री वगैरह यहाँ कोई उसका प्रमोशन करते नहीं है। तो आखिर आदमी ये क्या खाएगा? कल को तो यही युवा जो हम आज युवा कह रहे हैं, जब उसे रोटी खाने को नहीं मिलेगी, तो जैसे आपको मैं बता दूं कि आदिवासियों में युवा नहीं मिलते। क्यों? कि 20 साल तक वो बच्चा रहता है और 20 के बाद रोटी नहीं मिलती, बुढ़ा हो जाता है, युवा ने उसकी रहती नहीं। तो ये युवा है, आज तो हम युवा भी कह रहे हैं, आने वाले समय में इनकी युवा अवस्था दिखेगी ही नहीं। मोदी जी ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया युवा को। युवा जो है, युवा अवस्था ये खत्म कर दी, नौकरियां खत्म की, जमीन खत्म हो रही है, बिजनेस है नहीं, रोजी रोटी कहाँ से करेंगे, ये सब खत्म कर दिया। बात युवाओं की चल रही है, जैसा कि भिंड मुरैना से ही सेना में युवा जाते थे, और आज जो कि सेना की नौकरी एकदम से खत्म कर दी गई है, जो 4 साल की कर दी गई है, इसे लेकर
क्या आपके मन में पीड़ा नहीं है? देखिए, जो अग्निवीर योजना है, जी ये मोदी जी ने किसी भी नौजवान को ऐसा जवाब दिया है कि वो भूल जाएगा कभी कि हम भी नौजवान थे, और इससे गलत संदेश भी जा रहा है। 4 वर्ष वो बंदूक चलाना तो सिखा देंगे, बंदूक चलाने के बाद वो छोड़ देंगे। जी तो जब भूखा आदमी बंदूक चलाना जानता है तो क्या करेगा? ये अभी मोदी जी जानते हैं, जान करके ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धोखे से बर्बाद हो रहा है देश, जान करके ट्रेंड करके 4 साल उनसे नौकरी लेंगे, उसके बाद न पेंशन मिलेगी न कोई सुविधाएं मिलेंगी। सिर्फ बंदूक चलाना जानता है और भूखों मरने लगेगा, और बंदूक चलाना जानता है तो क्या करेगा? ये मोदी जी को मालूम है, और इसका इंतजाम इस धरती पर राहुल गांधी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी उन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियों से तो हम शुरुआत करेंगे। जो बेरोजगारी उन्होंने बना के रख दी है, बढ़ा दी है, 30 लाख नौकरियों से हम युवाओं की नौकरियां वापस लाने की शुरुआत करेंगे, और हमें समय मिला बेरोजगारी को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये कहा राहुल जी ने। अभी तक इसके ऊपर किसी भी नेता ने, बीजेपी के नेता ने ये नहीं कहा कि इसके बाद ये युवा रोटी कहां से खाएगा, इसकी युवावस्था बचेगी या खत्म हो जाएगी, ये किसी ने कल्पना ही नहीं की है। तो ये राहुल गांधी जी की कल्पना नहीं, बल्कि मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें बड़े बड़े बिंदु आ रहे हैं। उन बिंदुओं को आप देखेंगे तो लगेगा कि क्या शानदार जो है राहुल जी ने देश का नक्शा पेश किया है। देश को अगर देश बनाना है, भारत बना के चलना है, तो राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, इनके अलावा किसी के पास विजन नहीं। विधायक जी, जैसे कि राहुल जी अभी बराबर मेहनत कर रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से जीत हासिल करेगी? नहीं, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो त्याग किया है ये बहुत मायने रखता है। राहुल जी ने खुद, ये अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं भावना बता रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार है। कुछ भी मतलब कि सीटें, हमारे जो मित्र लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं, वो अगर ज्यादा सीटें भी लड़ना चाहें, अगर जीत सकते हैं तो लड़े, कांग्रेस कुर्बानी करेगी उन सीटों। तो कांग्रेस ने जो इस बार कुर्बानी की है, जो जीत सकता है वो जितनी भी सीटें चाहे तो ले जाए। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी, और मोदी जी का जो देश के खिलाफ जो चेहरा है, वो चेहरा भी अब सामने आने लगा है, अब जनता भी समझने लगी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार देश की सरकार बनेगी और देश का चेहरा बदल जाएगा। विधायक जी, आपको भिंड से लोकसभा चुनाव के लिए उतारा गया है, भिंड की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? भिंड की जनता को कहने के पहले भिंड की जनता ने फैसला कर ही लिया है। मैं पहले तो मुझे मालूम नहीं था, जैसे ही पार्टी ने नाम अनाउंस किया तो मैं जगह जगह गया, तो मैं सोच रहा था कि मैं लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा, मीटिंग करके उनका हौसला बढ़ा करके काम में लगाऊंगा। लोग खुद ही काम में लगे हुए हैं, और लोग जगह जगह पर कह रहे हैं कि हमारा गांव तो कंप्लीट है, तैयार है, दूसरे गांव में हम जा रहे हैं और हम अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे। लोग खुद ही प्रचार में उसी दिन से लग गए। मैं अभी गया, पूरा क्षेत्र मैंने घूमा, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं कोई मिला, न कोई जाति का व्यक्ति मिला, न किसी भी प्रकार का, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमको फूल सिंह बरैया को लड़ाना है, जिताना है। क्यों? क्योंकि बरैया के जीतने के बाद यहाँ पर सारी जो अव्यवस्थाएं हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, किसानों का काफी बुरा हाल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर तो भिंड में कभी शायद रहा भी नहीं, न रहेगा। तो ये जीतने के बाद यहाँ पर वो सारी अव्यवस्थाएं हो गई है, वो व्यवस्थाएं बहाल हो सकती है, और उम्मीद है उन्हें, रोजगार की भी उम्मीद है, विकास की भी उम्मीद है, तो उनकी पूरी तैयारी है मेरे कहने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद बरैया जी आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया जी, जिन्हें की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने भिंड से उतारा है, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि भिंड से ये जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि भिंड की जनता के दिलों में ये वास करते हैं। ग्वालियर से मैं ममता बघेल।